शैन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शैन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि कल की तारीख हम सब के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी और मैंने आपसे कई बार पहले कहा भी था कि 15 अप्रैल के बाद बहुत सी पिक्चर्स क्लियर हो जाएंगी कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। सुप्रीम कोर्ट में कल जो तारीख थी, उस तारीख में सिर्फ और सिर्फ एजेंसी के द्वारा, यानी जिसको रिस्पोंडेंट बनाया गया था, उनके द्वारा वकालतनामा और रिपोर्ट को सबमिट करना था। लेकिन जैसा कि आपने कल देखा, मैंने आपको एक डिटेल शेयर करी। मैक्सिमम यानी 12 रिस्पोंडेंट में से मात्र 4 रिस्पोंडेंट ने अपनी वकालतनामा वहां पर लगाया, बाकी के सारे रिस्पोंडेंट ने वकालतनामा नहीं लगाया। और मेजर इनको ही लगाना था। अगर देखा जाए तो यूनियन ऑफ इंडिया को पार्टी बनाया गया है, तो यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से आना चाहिए था वकालतनामा। इसके साथ साथ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ईडी, ईओडब्ल्यू, ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट थे, वहां से आना चाहिए था वकालतनामा, लेकिन वहां से भी नहीं आया। तो मैं ये कह सकता हूं कि मेजर जिनका रोल है इस पूरे मामले में, उनकी तरफ से वकालतनामा न लगने के पीछे का जो कारण समझ में आता है, जो तजुर्बेकार वकीलों, रिटायर्ड जजों और अब तक के अपने तजुर्बों पर जो नतीजा निकाला गया, इत्तेफाक से अगर ऐसा हुआ होता तो शायद 1 या 2 रिस्पोंडेंट की तरफ से ऐसी प्रक्रियाएं होती तो चलता कि इत्तेफाक किया हुआ। लेकिन एक साथ 8 रिस्पोंडेंट जिनकी तरफ से वकालतनामा भी नहीं आ पाया, उसके पीछे की वजह कुछ खास हो सकती है। उसके पीछे की जो वजह है वो सुप्रीम कोर्ट की वजह को आप हल्के में ना ले सकते, ना नजरअंदाज कर सकते हैं। क्योंकि इस पूरे के पूरी एसएलपी में जो कानून के जानकार हैं वो समझ जाएंगे, जो जानकार नहीं है मैं उनको चाहूंगा कि इस बात को ध्यान समझेंगे। क्वेश्चनिंग ऑफ लॉ पर सवाल उठाया गया है। यहां कोई सवाल इस बात को लेकर नहीं उठाया गया है कि कंपनी पैसा देना चाहती है, कंपनी किसी ने फंसा दिया, या कस्टमर का पैसा कंपनी देना चाहती है, आप डायरेक्टर छोड़े, ऐसा कुछ नहीं। कोई ऐसा सवाल, कोई ऐसा प्रश्न नहीं उठाया गया है। यहां पर प्रश्न उठाया गया सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चनिंग ऑफ लॉ का। और एसएलपी जो तैयार की गई है, उस एसएलपी की तैयारी से पहले कई तजुर्बेकार एक्सपीरियंस वकीलों की राय ली गई है। तब जाके एसएलपी कोर्ट में जब डाली गई तो उसमें उत्तर प्रदेश के अंदर कंपनी के ऊपर की गई एफआईआर, लगाए गए आरोप, उस पर की गई जांचें, इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर झूठे तथ्यों के ऊपर कंपनी के साथ लगातार गलत बिहेवियर, गलत एक्शन, मीडिया ट्रायल, ये सारी चीजों का ब्यौरा देते हुए जो बगैर कोई आरोप साबित हुए सेक्शन 8 के तहत फैसला, और सेक्शन 8 के तहत फैसला होने के बाद बगैर ट्रायल चालू किए हुए, जो कि क्वेश्चन ऑफ लॉ आता है, यानी कानून ये कहता ही नहीं है, प्रॉपर्टी का ऑक्शन, ये सारी सारी चीजें ये सवाल उठा देता है कानूनी प्रक्रियाओं पर। और इन्हीं कानूनी प्रक्रियाओं पर सवाल उठाने के बाद कंपनी ने वो सारे ब्यौरे, जैसे प्रकाश चंद तिवारी की रिट या अमित कुमार गौतम के द्वारा फाइल की गई रिट, ऐसे कई एफआईआर, ऐसे कई ऑर्डर ये लगाए गए। और लगाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में मांग की गई कि इन सारी चीजों की जांच की जानी चाहिए। और हुआ भी वही। क्वेश्चन ऑफ लॉ पर जब कोई बात आई तो सुप्रीम कोर्ट ने इमीडिएट सारी चीजों पर स्टॉप लगा दिया, स्टे लगा दिया, और सारे रिस्पोंडेंट से जवाब मांग लिया। और उस जवाब के एवज में जो पहली प्रक्रिया सामने आई, हम लोग पिछले 4-5 दिनों से इस बात के बारे में चर्चा कर रहे थे कि अभी तक सारे रिस्पोंडेंट का वकालतनामा नहीं आया है। आखिर क्या वजह हो सकती है? उसी दिन से हम इसकी इंक्वायरी पर लगे हुए थे, हमारी जिज्ञासा बढ़ रही थी कि आखिर क्या वजह है। तो सारे तजुर्बों के बाद और तजुर्बेकारों लोगों से तजुर्बा लेने के बाद समझ में यही आया कि इस मामले में इतने ढेर सारे झूठ गढ़े गए और उन झूठ पर इतने ढेर सारे एक्शन और ऑर्डर किए गए कि अब अगर सुप्रीम कोर्ट में वो सारे प्रश्न उठते हैं कि क्या जो ऑर्डर अब तक हुए हैं और जो एक्शन लिया गया है कानून का सहारा लेकर, क्या कानूनन वो सारे के सारे इल्जाम साबित हुए, क्या कानूनन सारी चीज कानून के अकॉर्डिंग हुई है। और अगर हुई है तो कोई बात ही नहीं, और अगर नहीं हुई है तो इसमें जांच एजेंसी, जिनके अभी वकालतनामा नहीं आए हुए हैं, इसके साथ ही साथ वो सारे लोग जिन्हें पार्टी बनाया गया वहां पर जवाब देंगे, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से उनके पक्ष की पैरवी की जाएगी।
लेकिन यदि वो सारे तथ्य निकल कर नहीं आए, सच्चाई नहीं आई सामने, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वकील का खड़ा होना और इस मामले में कंपनी के पक्ष में यदि चीजें निकल करके आती है, तो सुप्रीम कोर्ट का क्वेश्चन ऑफ लॉ पर टिप्पणी यह अपने आप में एक बहुत बड़ा कांड होगा, जिसे बिल्कुल कतई किसी भी हाल में इतने हल्के नजरिए से नहीं देखा जा सकता। शाइन सिटी के मैटर में मैं शुरुआती दौर से कहता चला आ रहा था कि लोग जो इल्जाम लगा रहे साबित कैसे करेंगे, लेकिन यह मामला तब था जब पुलिस के पास मामला था। वहां चीजें मैनेज की जा सकती थी, झूठे आरोप लगाने वाले लोग आकर के मैनेजमेंट में बैठ सकते थे, कंपनी के साथ में बात कर सकते थे, चीजें मैनेज की जा सकती थी। इसके बाद मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट गया। जाहिर सी बात है, कोर्ट में दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष एक विपक्ष, एक सच बोलता है, एक सच जैसा झूठ बोलता है, और बाद में अदालतें फैसला देती हैं क्या सही क्या गलत, सबूतों और गवाहों के आधार पर। लेकिन शाइन के मामले में ना सबूत ना आधार, कुछ भी बेस ना बना करके एक के बाद एक न जाने कितने ऐसे ऑर्डर किए गए जिनका कंपनी के किसी एक्टिविटी से, कस्टमर की लायबिलिटीज को लेना नहीं था। ऐसे से आरोप लगाए गए जिन आरोपों का कोई आधार नहीं था। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सवाल नहीं पैदा होता, इससे पहले कोई कंप्लेन हमारे खिलाफ दर्ज नहीं की गई इस मामले में, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का हम पर आरोप लगा करके मनी लॉन्ड्रिंग बैठाई गई। टेररिस्ट फंड, सवाल नहीं पैदा होता। आज तक हमारे खानदान में मुझे नहीं याद है किसी ने किसी ऐसी जगह पर आज तक विजिट किया हो जिनका जिक्र दिया गया कि फला जगहों पर हम लोग जो है सपोर्ट करते हैं अलग अलग लोगों को। इस तरह की चीजें, मतलब अजीब बात करते हैं जिसके बारे में हमें संकोच होता है, उस कार्य को करने का आरोप हम पे लगाया गया। इसके साथ ही साथ दुआ फाउंडेशन, राहत फाउंडेशन, केएमजे फाउंडेशन, बगैर तीनों की सच्चाई जाने हुए इनमें से कोई भी एनजीओ नहीं है। दुआ फाउंडेशन एक फर्म है, स्वचालित फर्म थी, जिसके जरिए गरीबों की मदद की जाती थी। 1 रुपया दुआ फाउंडेशन में कहीं और बाहर से आया हुआ नहीं दिखाई दिया जा सकता है। राहत फाउंडेशन एक फर्म थी जो कि कंस्ट्रक्शंस का और ऐसे गरीब गुरबाओं के मकान बनाने का काम करती भविष्य में, जिनके पास सस्ते मकान बनाने के संसाधन नहीं थे या जिनके पास एक साथ पैसा नहीं था, तो किस्तों मकान बनाए जा सकते थे। इसलिए हमारे राहत फाउंडेशन के ऊपर ऐसे कई मशीनरी खरीदे गए जो आगे कंस्ट्रक्शन काम आता। 1 रुपया बाहर से नहीं लिया गया, ना 1 रुपया बाहर भेजा गया। इससे जो भी ट्रांजेक्शन हुए इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन हुए। केएमजे फाउंडेशन, जिससे हमारा कोई भी लेना देना नहीं था, एक ऐसी फर्म, एक ऐसी संस्था जिसे कंपनी ने जमीन खरीदने के लिए राजगीर में पैसा दिया और हमने ये पैसा जो राजगीर में दिया जमीन खरीदने के लिए केएमजे फाउंडेशन को, वो झा एसोसिएट यानी जो ऑलरेडी रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं, जिनका अपना विद्यालय चलता है, उनसे जमीन लेने के लिए पैसा दिया गया, जिस पैसे का पूरा लिखा पढ़ी डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव साहब ने अपने नाम पे करा लिया था। जब 2019 में सारे मामला खराब होने लगे तो 3 करोड़ रुपए जो जिसको केएमजे फाउंडेशन गया, उसे डॉक्टर अमिताभ साहब ने अपने नाम पर लिखवाया और बदले में जमीन लेकर के लायबिलिटी उतारने का प्लान बनाने की कोशिश करी। हमें सूचना दी गई, परमिशन नहीं लिया गया, हमें सूचना दी गई और हमने अपनी तरफ से इसकी कोई परमिशन भी नहीं दी थी। अब ये तीनों फर्म को बना करके वहां पर डाला गया है। अब आप बताइए, फर्म की सच्चाइयां कुछ और है और ये डाला गया कि हमारी फर्में हैं और इस फर्म एनजीओ है, इसके जरिए हम एंटी नेशन वर्क करते हैं। ये सारे ऐसे इल्जामात हैं जिन्हें हाईकोर्ट में लगाकर हम पे रुकावटें लगाई गई और फिर बगैर किसी सबूत, बगैर किसी गवाह के हमारे खिलाफ एक जजमेंट आता है और हमारी प्रॉपर्टी को सीज कर दिया जाता है। यह क्वेश्चन ऑफ लॉ है और अगर यह गलत है तो नाइंसाफी हमारे साथ हुई। हम इसका सवाल उठा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट वो जगह नहीं होती है जहां पर आप इस तरह के वाहियात सवाल खड़ा कर करके बगैर किसी जांच के, बगैर किसी सबूत के आप एक्शन ले लें। सुप्रीम कोर्ट ऐसी संस्था नहीं होती है। हाईकोर्ट इलाहाबाद, हाईकोर्ट लखनऊ के अंदर निचले स्तर पर, क्लर्कियल जगहों पर बहुत से अपोजिशन अधिवक्ताओं की पहुंच होती है, बहुत से लोग के परिचय होते हैं, वो डाटे मतलब फाइलें दबवा कर डेटे आगे बढ़वा सकते हैं, बहुत से काम किए जा सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऐसा कतई करने का मौका किसी को नहीं देती है। और अब यह जान लें कि जो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और यह सारा केस स्टडी करने के बाद यूनियन ऑफ इंडिया के जो लॉयर उनके सामने भी ये मामले आ चुके हैं।
इससे ऊपर तो अब कहीं मामला जाने वाला नहीं। यानी आज भारत सरकार के जो अधिवक्ता हैं, उनके नजर में यह केस आ चुका है, केस पढ़ा जा चुका है, एफआईआर पढ़ी जा चुकी हैं, जजमेंट पढ़े जा चुके हैं, और उसके बाद उनको खड़े होकर के इन केस को अगर प्रोटेक्ट करना है, सामना करना है, तो जाहिर सी बात है कि अगर उनके पास मजबूत तथ्य सबूत नहीं होंगे तो ऐसे तो हवा हवाई कोई नहीं खड़ा हो जाएगा ना। देश और कानून की इज्जत का सवाल है। आप कस्टमर इस बात को समझें, अब यहां पर कुत्ता बिल्ली का खेल खत्म हो गया है। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है। जिस तरह से कुत्ता बिल्ली की तरह वहां पर दलालों के जरिए हरकतें की जा रही हैं और आप कस्टमर उससे प्रेरित होकर कुछ लोग एफआईआरों में चले गए, रिटों में चले गए, अब यह खेल खत्म हो चुका है। आज से मैं निश्चिंत होकर बैठ गया हूं कि इस मामले का एक भी सिरा अब कहीं नहीं बचेगा, सब सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा। क्योंकि यह चीज 100 नहीं 1000% सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन लाने वाली है हर एक मामले की गहन जांच की। जी दोस्तों, आज मैं ये बता दूं आपको, कल मैंने आपसे कहा था कि आगे मैं बताऊं क्या होने वाला है। मैं गारंटी इस बात की देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन आएगा। एफआईआर से लेकर रिट से लेकर सारे इल्जाम की जांच से लेकर के रजिस्ट्रियां से लेकर जमानतें, हर एक चीज पर दोबारा जांच करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट से हर हाल में आना है। आप यह मान के चलिएगा, हर एक एफआईआर कर्ता को, हर एक रिट में गए हुए व्यक्ति को, हर एक बेल पर बाहर आए हुए एसोसिएट्स को, हर एक एफआईआर पे हुई बेल वाले कस्टमर्स को, हर एक कंप्रोमाइज वाले कस्टमर्स को, हर एक 2019 बाद की रजिस्ट्री वाले कस्टमर्स को अब उस जांच का सामना करना पड़ेगा जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अब होगी। उसमें सब, चाहे पुलिस अधिकारी हो, चाहे जांच एजेंसियां हो, चाहे अधिवक्ता गण हो, चाहे वो कस्टमर हो, सबको एक बराबर आना पड़ेगा। कोई पैरवी, कोई पोजीशन यहां नहीं चलेगी कि कोई पुलिस अधिकारी है, कोई ईओडब्ल्यू का अधिकारी है, कोई ईडी का अधिकारी है, कोई एसएफआईयू का अधिकारी है, कोई क्राइम ब्रांच का अधिकारी है, कोई थाने का थानाध्यक्ष है, कोई एसपी है या कोई अधिवक्ता है। कुछ नहीं चलने वाला है, अब कोई सोर्स नहीं चलने वाला है। और ये आज आप नोट कर लें कि अगली डेट जब भी लगेगी, इसके बाद की डेट जब भी लगेगी, हम इतने साक्ष्य रख चुके होंगे सुप्रीम कोर्ट में, इतने साक्ष्य रख चुके होंगे कि सुप्रीम कोर्ट से बड़े आसानी से पूरे प्रकरण की दोबारा जांच कराने की मांग की जाएगी। और यह मांग जरूर पूरी होगी, क्योंकि यह मांग कंपनी भी करेगी, यह मांग कस्टमर्स जिनके हमें एनओसी आए हुए वो भी करेंगे, यह मांग वो पीड़ित कस्टमर भी करेंगे जिनकी रजिस्ट्रियां धोखे से 2019 बाद करा दी गई। यह मांग वो पीड़ित भी करेंगे जिनकी एफआईआरें सिर्फ इसलिए कराई गई थी कि उनका पैसा मिलेगा, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट में उन्हें फुटबॉल की तरह खेला गया और वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर भी लिख करके दे रहे हैं और अपने एफआईआर पर लिख के दे रहे हैं कि उन्हें कंपनी पर लगाए गए आरोपों से कोई लेना देना नहीं था, कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जिस प्रकार से दलालों ने कंपनी पर आरोप लगाए, 4 साल 5 साल 6 साल बर्बाद किए, ऐसे आरोपों की जांच की जानी चाहिए ताकि इन कस्टमर को उनका पैसा दिलाया जा सके। साथियों, कहानी बदल चुकी है और आज से मैं लगातार आपके बीच में लाइव रहते हुए हर एक रुकावट और उसके समाधान का रास्ता मैं आपको दूंगा। आपको तय करना है, आप रुकावट वाले रास्ते पर चलते हैं, समाधान रास्ते पर चलते हैं।